नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यह क्वेश्चन कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के ही हैं और यह क्वेश्चन आपको जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए जुड़ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है। तो एक एक ऑप्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन ए है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। तो ये तो नहीं होती है आपकी, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति जहाँ फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके लक्षणों में ग्लूटेन के प्रति प्रतिकूल प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादनों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं 2021 का लेटेस्ट पैटर्न का ही एक क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ। तो आइए हम लोग यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो लैक्टोज असहिष्णुता एक पाचन संबंधी विकार है जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादनों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। लैक्टोज एक एंजाइम होता है जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विभाजित करता है। लैक्टोज असहिष्णुता छोटी आंत में पाई जाने वाली लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण होती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से स्टार डाल के इसे लिख लेना है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया किसमें शुरू होती है और किसमें पूर्ण होती है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर पूर्ण होती है। तो मनुष्य में जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है यह सबसे पहले आपके मुंह से प्रारंभ होती है, फिर उसके बाद यह छोटी आंत में यह पूर्ण होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहाँ भोजन का पाचन होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच में स्थित होती है और अग्नाशयी नलिका के माध्यम से पाचन में मदद करने के लिए पित्त और अग्नाशयी रस को अवशोषित करता है। छोटी आंत के तीन अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे आपका हो जाएगा डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। जैसे हम लोग इसे भी हम डोडेनम भी बोलते हैं या डुओडेनम या ये भी बोलते हैं। तो यह छोटी आंत के आपके 3 पॉइंट ये या 3 भाग इसके क्षेत्र हो जाएंगे। तो यहाँ से इस पॉइंट को स्टार डाल के लिख लेना है इधर के। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये क्वेश्चन आपके हूबहू यही क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि निम्न में छोटी आंत का भाग बताइए। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें एक इनका भी नाम दिया रहेगा ऑप्शन में, या आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है। तो 3 ऑप्शन में ये तीनों रखे होंगे और एक अलग होगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब इनको आप याद रखेंगे तभी आप ऑप्शन रिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो जिन जानवरों के पैरों में, जैसे मान लीजिए ये इस तरह के उनके पैर होते हैं मान लीजिए, तो उनके इस टाइप के ये जो खुर होते हैं ऐसे, तो उनका आमाशय सबसे बड़ा होता है, यानी कौन सा ऐसा जानवर हो जाएगा? तो खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो यह आपका होता है रूमेन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रूमेन। तो खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा आपका रूमेन होता है। रूमेन आमाशय का पहला भाग होता है। इसे प्रथम पेट भी कहते हैं और रोमंथक या जुगाली करने वाले रस या खुरदार स्तनधारी होते हैं जो रूमेन में अपना भोजन
नरम करते हैं, फिर जुगाली करके पुनः भोजन को चबाते हैं। तो यह इनके कार्य हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। और यह क्वेश्चन देख सकते हैं आप 2021 के ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे हुए। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो यह आपकी श्वास नली है, ये आहार नाल की हिस्सा नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मनुष्यों में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है। तो इस पॉइंट को आपको स्टार डाल के यहाँ से लिख लेना है कि मनुष्यों में 8 से 10 मीटर तक की आहार नाल होती है, जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। और आहार नाल प्रायः 5 भाग में बटा होता है। पहला आपका हो जाएगा मुख, सेकंड आपका हो जाएगा ग्रसनी, थर्ड आपका हो जाएगा ग्रासनली, फोर्थ आपका हो जाएगा आमाशय, फिफ्थ आप जाएगा आंत्र। तो इसका मुख्य कार्य आहार या भोजन के अवयवों को पाचन या शरीर के सभी भागों में पहुंचाना होता है। भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज तथा लवक और जल होते हैं। श्वास नलिका सांस लेने में सहायक होती हैं, जो गले को फेफड़े से जोड़ती है और वायु का आदान प्रदान करती है। तो ये फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो यह होती है आपकी लीवर यानी यकृत। तो यहाँ पे यकृत आपकी मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत का वजन आपका ये स्टार डाल के लिख लेना है कि 1.5 से 2 किलोग्राम तक की होती है। और यकृत द्वारा पित्तरस का स्राव या स्रावित होता है, यानी यकृत से ही आपका पित्तरस का स्राव होता है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है, जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। श्वेत ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होती है, जिससे पसीना स्रावित होता है। स्तन ग्रंथियां स्त्रियों के स्तनों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यहाँ पे यकृत। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। तो आंतरिक मीन्स आपका हो जाएगा कि जो अंदर भाग में पाया जाता है। तो यह आपका होता है लीवर, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया, फिर उसके बाद 19 में पूछा गया, फिर इसके बाद एनटीपीसी में 21 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट अपने क्वेश्चन रेलवे करती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है, जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। तो यह आपका होता है HCl, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यह हमारे पेट में पहले से ही भंडारित रहता है, यानी उपलब्ध रहता है। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में हो जाएगा कि मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों से निर्मित होता है। आहार नाल मुख्यतः मुख, गुहा, ग्रसनी और ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होता है, जबकि यकृत और अग्न्याशय आहार नाल से जुड़ी पाचन तंत्र ग्रंथियां होती हैं। और मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है, जिसे हम लोग HCl बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आमाशय की ऑक्सिटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं, जो कि टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। तो इन पॉइंटों को इसी क्वेश्चन के नीचे नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है।
तो यह क्वेश्चन देख सकते हैं आप 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया था। तो पाचन में मदद करने के लिए शरीर में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड यह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। सही कथन नहीं है मीन्स आपका हो जाएगा गलत कथन हमें चयन करना है। तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा गलत कथन यहाँ पे हो जाएगा। यकृत और अग्न्याशय का स्राव आमाशय में होता है। तो यहाँ पे हमें यही गलत कथन मिल गया, पहला ही ऑप्शन, तो ये गलत हो जाएगा। और गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती हैं, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, ये भी सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का कार्य करता है, ये भी एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें नहीं पूछा गया था यहाँ से, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे। यकृत की कोशिकाओं से पित्तरस का स्राव होता है, यह पित्त पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है। ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण एवं निगमन करते हैं। तो इन पॉइंटों को यहाँ से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो यहाँ पे पाचन तंत्र के चरण जो होते हैं यहाँ पे बताने हैं कौन से चरण हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका आता है अंतर्ग्रहण, उसके बाद आएगा पाचन, फिर अवशोषण आएगा, फिर उत्सर्जन आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका आता है अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को ग्रहण करना, फिर उसके बाद पाचन करना, फिर उसके बाद अवशोषण करना उसका, फिर उसके बाद उत्सर्जन यानी कि उसको निकाल देना। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन इस तरह के हो जाएंगे। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में गुजरती है। तो ये 5 अवस्थाएं आपको यहाँ से एक एक करके देख लेनी है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे यानी अक्षर जे के समरूप होती है। तो यहाँ पे बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के जे के समरूप होती है। तो हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे। ये 4 रहे ऑप्शन। तो इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। तो आमाशय का जो आकार होता है वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है। तो इसमें ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यहाँ भोजन रस के साथ मथता है, जिसे काइम कहते हैं। आमाशयी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने पर उसे आगे छोटी आंत की ग्रहणी की ओर धकेलती है। आमाशय एवं ग्रहणी के बीच एक पेशीय कपाट, जिसे बोलते हैं हम लोग पायरोकिक वाल्व होता है। पाइलोरिक वाल्व होता है, जो खाद्य पदार्थों को आमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है, लेकिन उसे वापस आमाशय में नहीं आने देता है। तो ये फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है। तो यह आपके छोटी आंत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हम लोग कई बार अभी पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो यह क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके इस क्वेश्चन को मार के चलना है। तो मानव शरीर में वसा का पाचन आपका छोटी आंत में होता है। तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के फैक्ट आपके। और यहाँ पे क्षुद्रांत में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होती है। उसका यह रूप उस एंजाइम की क्रिया विधि में बाधा उत्पन्न करता है। यकृत से स्रावित पित्त रस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है,
जिससे वसा एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके थे। तो यह आपका होता है HCl, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से ये फैक्ट इसके हो जाएंगे हम लोग जो कि ऊपर पढ़ चुके थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है जो अग्नाशय द्वारा यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। यह क्वेश्चन आपके LP एंड टेक्नीशियन एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, यह आमाशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। तो पहली कौन सी हो जाएगी, पहली आपकी हो जाएगी लीवर, जिसे यकृत बोलते हैं। और इससे अग्नाशय रस निकलता है जो पाचन के उत्तरदायी होता है, यानी पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। और यकृत से कौन सा रस निकलता है, वह पित्त रस निकलता है। और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस को 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन, सेकेंड आपका हो जाएगा एमाइलेज, थर्ड आपका हो जाएगा लाइपेज। तो ये 3 आपके एंजाइम यहाँ पे ट्रिप्सिन में हो जाएगा कि यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। इन पॉइंटों को यहाँ से नोट डाउन कर लेना है इसी क्वेश्चन के नीचे। इन एंजाइम से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जब भी एंजाइम के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं से एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए इनको नोट डाउन करके यहाँ से इनको नोट डाउन कर लेना है। तो एमाइलेज यहाँ पे हो जाएगा एंजाइम, यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज एंजाइम, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। तो इन 3 एंजाइम के यह आपके कार्य आपके सामने हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है यानी यह किस हार्मोन या किसकी वजह से आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो यह एक प्रकार की आपकी स्नायु संबंधी प्रक्रिया है यानी प्रतिक्रिया है, जिससे स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, या कोई स्वादिष्ट वस्तु या कोई खाने वाली जिसको हम लोग देखते हैं तो जब मुंह में पानी आ जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया आपकी यह हो जाएगी। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रतिबंधित किए जाते हैं। तो ये रहे इसके क्वेश्चन के फैक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। तो यह आपके होती है खरगोश की। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जानवरों में बात करें सबसे लंबी आंत होती है तो यह आपकी खरगोश की होती है। तो दिए गए जानवरों में आपके लोमड़ी, बाघ, कुत्ता एवं खरगोश में यानी खरगोश की आंत अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। शाकाहारी पशुओं की छोटी आंत मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है। तो यही कार्ड हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए कुत्ता, लोमड़ी और बाघ, तो खरगोश से इनका जो शरीर होता है वो इन तीनों का बड़ा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इन तीनों की जो आंत है सबसे लंबी होनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होती है, क्योंकि शाकाहारी पशुओं की छोटी आंत मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है। तो यही इसका कारण हो जाए, क्योंकि खरगोश आपका होता है शाकाहारी और ये तीनों आपके हो जाते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारियों की छोटी आंत आपकी लंबी होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतु पूर्णतया सेलुलोज का पाचन करते हैं और सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मांसाहारी पशु को भोजन पचाने में कम समय लगता है। यही कारण है कि शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा बड़ी होती है। एवं पूर्ण आयु वाले खरगोशों में आंतों की लंबाई मुख्यतः शरीर की लंबाई से 9 से 12 गुना अधिक होती है। यह लगभग 300 से 350 सेंटीमीटर तक की होती है। तो ये लंबाई आपको नोट डाउन भी कर लेनी है।
अगला प्रश्न है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना आपका यानी किससे कम होता है। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था, तो यह क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है। यह एलिफेंट टेक्नीशियन 2018 में इसको रिपीट किया हुआ है। तो जब हमारा पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो दांतों का इनेमल जो सबसे दांतों का कठोरतम भाग होता है, जो दांतों के ऊपर जो सफ़ेद परत होती है उसे हम लोग इनेमल बोलते हैं। यही दांतों के ऊपर सबसे यानी मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है यह। जब मुंह का पीएच मान आपका 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है और भोजन के अवशेष मुंह में यानी बने रहते हैं, तो मुंह में अवस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं जिससे दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है कि दांत का इनेमल यही कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि दंत वल्क जिसे बोलते हैं टूथ इनेमल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। तो यहाँ पे यही होता है आपका किससे बना होता है, यह कैल्शियम फास्फेट से। तो यह अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, तो कैल्शियम फास्फेट से अभी हम लोगों ने बताया था, इसको नोट डाउन कर लेना है। और जस्ट अगला क्वेश्चन इसी पे रिपीट हुआ 2018 में ही। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं जिसे रसस्वेदी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किसे ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी किसके ऑक्सीकरण के समय। तो इन चार ऑप्शन में बताना किसके ऑक्सीकरण के समय अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है यानी उत्पन्न होती है। तो यह आपके होती है वसा के। ऑप्शन यहाँ पे वी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20.30% वसा यानी ऊर्जा वसा की आवश्यकता यानी प्राप्त होनी चाहिए यानी आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट यहाँ से इसको स्टार डाल के लिख लेना है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए या वयस्क मनुष्य के लिए 20.30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ से लिख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चनों में इसको डिस्कस किया था, यह आपके होता है छोटी आंत में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन आपका होता है छोटी आंत में। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे। तो छोटी आंत की दीवारों पर पाचन ग्रंथियां आपकी पाई जाती हैं जिससे आंतरीय रस निकलता है। इस आंतरीय रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो निम्न है आपके, जैसे आपका हो जाएगा एंटरोकाइनेस, एरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज। इस प्रकार की यह एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा एवं भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। और छोटी आंत की दीवारों पर अनेक विलाई जिसे बोलते हैं रसांकुर पाए जाते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन के फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या है। तो एक ही जात के जानवरों के वर्ताव पर प्रभाव डालती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन
एक ही जात के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे फेरोमोन एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में एक ही सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमोन रसायनों को प्राप्त करने वाले कीटों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो यह क्वेश्चन आपके 2014 का ही क्वेश्चन है। यह आरआरबी एसएसई में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे प्रोटीन की कमी से आपका होता है क्वाशियोरकोर बीमारी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन के फैक्ट देखेंगे। तो क्वाशियोरकर बीमारी यह रोग प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न विकार है। यह एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी उत्पन्न अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। इसमें मांसपेशियां लटक जाती हैं और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। जिन बच्चों में मांसपेशियां लटक जाती हैं या हाथ या पैर पतले हो जाते हैं और बुद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, तो समझ जाइए उनमें क्वाशियोरकर बच्चों में बीमारी है। तो यहाँ पे ये फैक्ट इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पेयजल आपूर्ति में क्लोरीफार्म की उपस्थिति किसका लक्षण है। तो पेयजल आपूर्ति में क्लोरीफार्म की उपस्थिति यह आपके मानव अपशिष्ट से संदूषण का एक लक्षण हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह आरआरबी 2016 में पूछा हुआ है एनटीपीसी में। तो पेयजल आपूर्ति में क्लोरीफार्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है जो विशेष रूप से ई कोलाई की उपस्थिति से निर्धारित होता है। जब प्रदूषित पानी को पीने या खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है तो यह हैजा, दस्त, टाइफाइड और अमीबायोसिस और पीलिया जैसे जल जनित रोग फैला सकता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये हो जाएंगे फैक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ से कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन। और चैनल को बिना सब्सक्राइब करके आपको नहीं जाना है। तो यहाँ से इस प्रकार आपके कंप्लीट होते हैं ये। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।